Harvard University, founded in the year 1636. Cambridge University, founded in year 1209. और भी पहले की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, established in 1096. और अगर इससे भी पहले चले तो द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोने, इटली, year 1088. कायरो में भी एक यूनिवर्सिटी थी, Al-Azhar University. It was established in 1970 or 1972 CE as a center of Islamic learning. पर इन सारी यूनिवर्सिटी से 1600 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी that welcomed students from Babylon, Greece, China, Egypt and Arabia. A place where education was sacred, not bought or sold. A place called Takshila. Hello, मेरा नाम है स्प्रिया and welcome to my channel Akara. आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसका जिक्र महाभारत, रामायण, बौद्ध साहित्य सब में मिलता है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ एक एजुकेशन का सेंटर ही नहीं, एक सोच थी, एक परंपरा थी। तक्षशिला, जो करंट डे पाकिस्तान में है। एग्जैक्ट लोकेशन रावलपिंडी से लगभग 50 किलोमीटर वेस्ट में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैदिक और बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर था। It was declared as World Heritage Site by UNESCO in 19. अब ये तक्षशिला का नाम तक्षशिला कैसे पड़ा? तो वायु पुराण के हिसाब से तक्षशिला की शुरुआत तक्ष के नाम पर हुई थी, जो कि राजा भरत के बेटे थे। और रामायण के रेफरेंस के हिसाब से राजा भरत ने अपने बेटे तक्ष के नाम पर इस शहर का नाम एस्टैब्लिश किया था। इंग्लिश में तक्षशिला का मतलब है बिलोंगिंग टू राजा तक्ष। इट इज सेड दैट राजा तक्ष तक्षकंद के पहले राजा थे एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ तक्षशिला। वो चाहे महाभारत हो या जातक कहानी, सब में तक्षशिला का जिक्र है एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ लर्निंग। इनफैक्ट चाइनीज ट्रैवलर जैसे फाह एन और हायन सैंग, जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी राइटिंग में तक्षशिला को मेंशन किया था। अशोका के समय में तक्षशिला ईस्ट के ग्रेटेस्ट और मोस्ट स्प्लेंडेड सिटीज में से एक था एंड एट दैट टाइम इसे हिंदू लर्निंग का हेडक्वार्टर माना जाता था। सो एकदम शुरुआत में तक्षशिला यूनिवर्सिटी एक लूजली कनेक्टेड ग्रुप ऑफ बिल्डिंग थी, जहां स्कॉलर्स एंड लर्नर्ड लोग रहते थे, काम करते थे और पढ़ते थे। विथ टाइम नई बिल्डिंग्स ऐड हुई, राजाओं ने डोनेशन दिए, जिससे और भी स्कॉलर्स यहाँ माइग्रेट करने लगे और ऐसे धीरे धीरे एक बड़ा कैंपस डेवलप हुआ जो एंशिएंट वर्ल्ड का एक सेलिब्रेटेड सीट ऑफ लर्निंग बन गया। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, जब हम तक्षशिला की बात करते हैं तो हम तक्षशिला एज अ सिटी एंड तक्षशिला एज अ यूनिवर्सिटी को एक दूसरे से एलियनेट नहीं कर सकते, क्योंकि तक्षशिला सिटी, उसकी लोकेशन, उसकी प्रॉस्पेरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन थी कि वहां अनमैच्ड एजुकेशन सेंटर बना। ऑन द अदर हैंड, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस सिटी को इसकी ग्लोरी दिलाने। जैसे जैसे मैं आगे बातें बताऊंगी, ये पॉइंट्स क्लैरिफाई होते चले जाएंगे। सो पहले हम समझेंगे तक्षशिला की लोकेशन का इंपॉर्टेंस। पुराने समय में तक्षशिला सिटी की प्रॉस्पेरिटी उसके लोकेशन की वजह से थी, क्योंकि ये 3 बड़े ट्रेड रूट का जंक्शन था। एक रूट ईस्टर्न इंडिया से था, जिसे ग्रीक राइटर मेगास्थेनस ने रॉयल हाईवे कहा था। दूसरा रूट वेस्टर्न एशिया से था और तीसरा रूट कश्मीर और सेंट्रल एशिया से था। तक्षशिला सिटी का मेंशन ग्रीक हिस्टोरियन ने भी किया था, जैसे फ्लावियस एरियन ने तक्षशिला को एक बड़ा और अमीर शहर बुलाया था। उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि ये इंडस और हाइड्रोपस, मतलब आज का झेलम, नदियों के बीच का सबसे पॉपुलर शहर था। ग्रीक ज्योग्राफर स्ट्राबो ने भी इसका मेंशन किया है। ही कॉल्ड इट क्राउडेड बट वेरी फर्टाइल। इन्हीं ट्रेड रूट्स, सॉइल फर्टिलिटी एंड इन जनरल प्रॉस्पेरिटी के कारण तक्षशिला एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बन गया था फॉर देन द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। जैसे आज के मेट्रो सिटीज अट्रैक्ट करते हैं द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री। अब यही एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड ड्यू टू ट्रेड वाज द रीजन फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जब ये ट्रेड रूट्स इंपॉर्टेंट रहना बंद हो गए तो शहर की अहमियत भी कम हो गई और आखिरकार 5th सेंचुरी सीई में हुन्स ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। आज हमारे लिए यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? लेक्चर हॉल्स, डिग्रीज और फिक्स्ड कोर्सेज। तक्षशिला वाज नथिंग लाइक दैट। ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल लर्निंग सेंटर था। अगर आज के मॉडर्न पैरामीटर से देखा जाए तो शायद लोग इसे यूनिवर्सिटी भी ना माने। रीजन बीइंग कि वहाँ के टीचर शायद किसी पर्टिकुलर कॉलेज के ऑफिशियल मेंबर नहीं थे।
और वहाँ पर्पस बिल्ट लेक्चर हॉल्स और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी नहीं थे, विच इज इन कॉन्ट्रास्ट टू यूनिवर्सिटीज जो इसके बाद बनी, लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी। पर हमें इसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की यूनिवर्सिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसी यूनिवर्सिटी बहुत बाद की डेवलपमेंट है। इस अर्ली पीरियड में यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट टीचर्स के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होती थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के अर्ली डेज में भी ऐसा ही सिस्टम था। नालंदा के कॉन्ट्रास्ट में, जो आज मॉडर्न यूनिवर्सिटी का प्रीकर्सर माना जाता है, तक्षशिला एक फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बजाय एक एडवांस लर्निंग और स्कॉलरली एक्सचेंज का सेंटर था। यहाँ मेंटरशिप और इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी पर ज्यादा फोकस होता था, जो कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड करिकुलम और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग था। इस डिफरेंस के बावजूद तक्षशिला की इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन और कल्चरल एक्सचेंज की लेगेसी एंड्योरिंग और इन्फ्लुएंशियल रही है। ये स्कूल कई मॉनेस्ट्रीज से मिलकर बना था, जिसमें लार्ज डॉर्मेट्रीज या लेक्चर हॉल्स नहीं थे। यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पर दी जाती थी। इसके एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस वाज प्योरली फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एजुकेशन। It wasn't a place to earn money, nor to run the business like universities today. एक इनफॉर्मल लर्निंग सेंटर होने के नाते तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीचर्स के पास कुछ यूनिक ऑटोनमस अथॉरिटीज थी, जो इसे दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग बनाता था। इस यूनिवर्सिटी के टीचर को पूरी लिबर्टी थी अपने स्टूडेंट सिलेक्ट करने की। शर्तें थी कि स्टूडेंट ईगर और एक्साइटेड होने चाहिए सीखने के लिए। एडमिशन प्रोसेस बहुत रिग्रेस था। हर 10 स्टूडेंट में सिर्फ 2 या 3 का सिलेक्शन होता था। टीचर्स के पास अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के करिकुलम को डिजाइन करने की अथॉरिटी थी। स्टूडेंट्स को अगले यूनिट पर तब तक मूव करने की परमिशन नहीं दी जाती थी जब तक वो करंट यूनिट को मास्टर ना कर ले। करिकुलम तब कंप्लीट माना जाता था जब टीचर स्टूडेंट के अचीवमेंट से सेटिस्फाइड होते थे। संस्कृत यहाँ की मेन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थी। एवरेज हायर एजुकेशन का ड्यूरेशन 8 साल होता था, लेकिन टीचर्स के डिस्क्रिप्शन पर यह बढ़ाया या घटाया जा सकता था डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, डिबेट्स और डिस्कशन के मीडियम से सीखते थे। यही टीचिंग का तरीका तक्षशिला को एंशिएंट टाइम्स का एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग सेंटर बनाता था। ये यूनिवर्सिटी एक बहुत रेयर एग्जाम्पल है ऑफ एसिमुलेशन ऑफ बोथ द टीचर एंड देयर ओबीडिएंट स्टूडेंट। यहाँ के सीनियर लर्नेड स्टूडेंट अपने टीचर्स को उनकी टीचिंग में भी असिस्ट करते थे। नालंदा के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ डिग्रीज अवार्ड नहीं होती थी। नॉलेज और विजडम को अल्टीमेट डिविनिटी और अवार्ड माना जाता था, जो किसी असेसमेंट से मेजर नहीं होता था। मैंने कहा ना, ये यूनिवर्सिटी खास थी। यहाँ हर कुछ सिर्फ एक मकसद से किया जाता था, जो हर यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होना चाहिए, द प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान बांटना। बट सैडली इट्स नॉट ट्रू विद द करंट यूनिवर्सिटीज। यहाँ हर कुछ स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट सेंट्रिक था और डायनामिक भी। टीचर स्टूडेंट और सब्जेक्ट के हिसाब से करिकुलम डिसाइड करते थे और टीचिंग टेक्निक भी उसी पे बेस्ड होती थी। आज की तरह नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने जो पढ़ा 40 साल बाद मैंने भी वही पढ़ा एंड मेरी बाद की जनरेशन भी शायद वही पढ़ेगी, मे बी नॉट इन कॉपी पेन बट इन एन आईपैड। ये एजुकेशन थोड़ी है, ये तो एक असेंबली लाइन प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग द ब्रेन्स दैट लर्न ओनली टू फॉलो एंड नॉट टू थिंक। आप सोचिए, कितने बार आपको किसी सब्जेक्ट पर मौका मिला है अपने प्रोफेसर्स एंड पीयर्स के साथ डिस्कस एंड डिबेट करने का। हम तो प्रोफेसर से लेक्चर सुनते हैं एंड सारे पीयर्स सेम क्वेश्चंस के सेम आंसर याद कर लिख कर आ जाते हैं। इस करंट प्रोसेस में मौका कहाँ मिलता है खुद सोचने का। खैर, लेट्स टॉक अबाउट तक्षशिला। अपने पीक में तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 10,500 से ज्यादा स्टूडेंट थे एंड दे वर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। एप्लीकेंट्स और स्टूडेंट्स बेबीलोनिया, ग्रीस, अरेबिया, चाइना, इजिप्ट, सीरिया, एशिया माइनर मतलब टर्की से आते थे। लगभग यहाँ 2000 स्कॉलर टीचर्स अपॉइंटेड थे। यहाँ 64 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इन सब्जेक्ट्स में आजकल पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, सर्जरी, ग्रामर, एग्रीकल्चर, म्यूजिक एंड रिलीजन तो थे ही, बट लाइफ स्किल सब्जेक्ट्स लाइक द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग हिडन ट्रेजर, डिक्रिप्टिंग एनक्रिप्टेड मैसेजेस, हंटिंग एंड एलिफेंट रोल वो आल्सो टॉट। इनके अलावा यहाँ 3 स्पेशल सेंटर्स ऑफ लर्निंग भी थे,
जैसे एक लॉ स्कूल जो लॉ डिग्री के लिए स्टडीज ऑफर करते थे, एक मेडिसिन स्कूल जो मेडिकल डिग्री के लिए स्टडीज ऑफर करते थे, और एक मिलिट्री साइंस स्कूल जो वॉरफेयर के प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते थे। स्टूडेंट्स को एडमिशन का मौका 16 साल की उम्र में मिलता था, जब उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने लोकल इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट कर ली होती थी। बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह स्टूडेंट्स अपने चोजन सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट अपने टीचर्स के साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटी आते थे। इट इज क्लियर दैट ये एक हायर लर्निंग का सेंटर था। ये तो हुई सब्जेक्ट्स की बात, पर यहाँ फैसिलिटीज क्या क्या थी? यहाँ 300 लेक्चर हॉल थे जहाँ पत्थर के बेंचेस लगाए गए थे, लैब्स भी थे। एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी के पास एक टावरिंग ऑब्जर्वेटरी थी जिसे अम्बुधरा वलेही कहा जाता था। यहाँ एक मैसिव लाइब्रेरी थी जिसे धर्मगुंज या माउंटेन ऑफ नॉलेज कहा जाता था। ये 3 बिल्डिंग में डिवाइडेड थी, रत्नासागर, रत्नोदेवी और रत्नयंजक। खाना, रहना और एजुकेशन फ्री था, क्योंकि सोसाइटी के वेल्दी लोग, एरिस्टोक्रेट्स और बिजनेसमैन इसे फंड करते थे, तो ऑब्वियसली यहाँ कोई फ्री स्ट्रक्चर नहीं था। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और अपने गुरुज के साथ रोजमर्रा के काम और ड्यूटीज में हाथ बटाते थे। ये तो बातें हुई तक्षशिला यूनिवर्सिटी के करिकुलम एंड फैसिलिटीज थी, पर किसी भी यूनिवर्सिटी के एक्चुअल पहचान होते हैं वहाँ के एलम एंड वहाँ के एजुकेशन का सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस। तक्षशिला की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलम है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अब जिस भी नाम से उन्हें जानते हो। इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखी। ये एक एंशिएंट संस्कृत रचना है। इसमें पॉलिटिकल ड्यूटी, स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंटेलिजेंस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया to build the Mauryan Empire, which we all know was one of the greatest empire in Indian history. चाणक्य खुद मौर्यन एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर भी थे। विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र लिखा था, वो भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे और बाद में टीचर भी थे। पंचतंत्र पॉलिटिकल साइंस, स्ट्रेटजी और मॉरल वैल्यूज को एनिमल फेबल्स के थ्रू सिखाता है। जीवक, जिनको इंडिया और थाईलैंड में ट्रेडिशनल मेडिसिन का पेट्रन और एक इंस्पिरेशन माना जाता है, he was also an alum of Takshila. He was known for his innovation like surgeries of Volvulus and hydrocele. इन्होंने राजा बिम्बिसार का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया और ये एक रॉयल फिजिशियन तो बन ही गए, बट ही वाज आल्सो अ सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म और इन्होंने जीवामृवन मॉनेस्ट्री को भी एस्टैब्लिश किया। एंड देन देयर इज पनीनी, एंशिएंट संस्कृत ग्रामरियन एंड स्कॉलर। इनकी बातें तो मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी की है, जिसमें भी पेड ओड टू फ्यू ऑफ इंडियन इनोवेशन दैट चेंज द वर्ल्ड। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक वुड बी समवेयर हियर। पनीनी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अस्त्य अध्याय। ये एक संस्कृत ग्रामर की बुक है जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। It is considered as the pinnacle of grammatical tradition that aimed to preserve the Vedic language. पनीनी के काम का संस्कृत भाषा के एवोल्यूशन पे काफी असर पड़ा। सिंस तक्षशिला का एलम बेस इतना स्ट्रॉन्ग था एंड ये प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन था, इसकी इन्फ्लुएंस भी दूर दूर तक फैली थी। अपार्ट फ्रॉम वैदिक लर्निंग, बुद्धिस्ट लर्निंग का भी ये एक मेजर सेंटर था, जिसका जिक्र प्राचीन बुद्धिस्ट साहित्य में भी कई बार किया गया है। तक्षशिला को महायान बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस माना जाता है, जो आज दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिस्ट ब्रांच है। ये माना जाता है कि महायान बुद्धिज्म भारत में 150 BC और 100 BC के बीच शुरू हुआ था। फॉर दोज हु डोंट नो, मैं उनको बता दूं कि महायान है क्या। ये एक सेक्ट है जो बुद्धा के देवत्व में विश्वास रखता है और बोधिसत्वास और बुद्धा की मूर्तियों की पूजा करता है। महायान बुद्धिज्म का मानना है कि बुद्ध भगवान के अवतार थे और ये भी कि हर इंसान बुद्ध बन सकता है। ये लोग कॉम्प्लेक्स रिचुअल और सेरेमनीज में बिलीव रखते हैं और अपने स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखते हैं। तक्षशिला से कई बड़े फिलोसफर दूसरे देशों में भी गए टू स्प्रेड द नॉलेज। सो किंग कॉलेज लंदन एंड LMU म्यूनिक के लेक्चर में ये मेंशन किया गया है कि इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी इंडिया को आज तक उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है। इंडिया के फिलोसफिकल माइग्रेशन के अराउंड एक बहुत ही फेमस कहानी है। So year 326 BC में in his mission to conquer the world, Alexander the Great भारत आया। यहाँ उसकी भेंट हुई तक्षशिला के फेमस ब्राह्मण ऋषि डैंडिमस से। अपने विजडम एंड तपस्वी जीवन के लिए वो दूर दूर तक फेमस थे। Alexander was very intrigued by his way of life.
पर ऋषि डैंडिमस अलेक्जेंडर के वर्ल्डली पोजेशन एंड गेन से जरा भी इंप्रेस नहीं थे। एंड जब अलेक्जेंडर ने उनसे अपने साथ चलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया एंड डिसाइडेड टू लीड हिज लाइफ ऑफ तपस्वी इन द फॉरेस्ट। ऋषि के इस इंडिफरेंस टुवर्ड्स पावर एंड फेम को देखकर अलेक्जेंडर वाज टेकन अबैक। इस मुलाकात ने अलेक्जेंडर के लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा एंड यहाँ से ही गॉट कंपेल्ड टू कॉन्टेम्पलेट ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। डैंडिमस के ना बोलने के बाद तक्षशिला के ऋषि कैलेनस को वो अपने साथ पर्सिस ले गया एज हिज टीचर। यहाँ से तक्षशिला की फिलॉसफी दूसरे देशों में फैली। द राइज ऑफ तक्षशिला वाज एनलाइटनिंग but its fall was painful. तक्षशिला की लोकेशन जो एक समय इसके लिए बूम थी, बाद में इसके फॉल का रीजन बन गई। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पास होने की वजह से तक्षशिला ने नॉर्थ और वेस्ट से आने वाले कई अटैक्स और इन्वेजन्स किए, इंक्लूडिंग पर्शियंस, ग्रीक, पराथियंस, शाकास, कुशनास। ये इन्वेजन्स और चेंजेस इन पावर इस एंशिएंट एजुकेशन सेंटर के डिस्ट्रक्शन का कारण बने। 326 BC में जैसे ही अलेक्जेंडर ने सिंधु नदी पार की, राजा अम्बी जो तब तक्षशिला के राजा हुआ करते थे, उसने कुछ 200 चांदी का सामान, 3000 बैल, 10,000 भेड़ और 700 घुड़सवार अलेक्जेंडर को खुद ऑफर किया एंड बिना वॉर के ही सरेंडर कर दिया। पर 370 BC के आसपास तक्षशिला मौर्य एम्पायर में शामिल हो गया और 200 BC तक इंडो ग्रीक किंगडम का हिस्सा बन गया। पर 80 BC में इंडो सिंथियन ने इसका कंट्रोल ले लिया। ये लोग नोमैडिक ईरानियन थे और सिंथियन ओरिजिन के थे। ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक आए थे एंड फाइनली 30 CE के आसपास कुशान एम्पायर ने इसे जीत लिया। इसके कुछ पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एक नई सिटी बनाई गई जो बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर बन गई। लेकिन सबसे बड़ी तबाही होनी अभी बाकी थी, जो हुन्स ने की। व्हाइट हुन्स और अल्कोन हुन्स ने 470 CE के आसपास गांधार और पंजाब पर अटैक किया, जिससे तक्षशिला का फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज और स्तूपास को काफी नुकसान पहुंचा। इस डिस्ट्रक्शन के बाद तक्षशिला कुड नेवर रीगेन इट्स ग्लोरी। जब चाइनीज ट्रैवलर हुन सेंग 603 to 664 CE के बीच तक्षशिला आए, तो he noted that it was no longer the vibrant learning hub that it once was. This part of history serves as reminder कि दुनिया की बड़ी से बड़ी establishment uncertainty and circumstances से अछूती नहीं। The story of Takshila University is not just one of the rise and fall, बल्कि ये कहानी है एक ऐसी जगह की जो एक समय पर नॉलेज का एपिसेंटर था एंड इवन दो आज हजारों साल बाद इसके सिर्फ कुछ फिजिकल रूम्स अवेलेबल हैं, बट इसकी इंटेलेक्चुअल लेगेसी ना वॉर, ना इन्वेजन, ना ऑपरेशन कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। ये आज भी होलिस्टिक एजुकेशन एंड अनपैरेलल्ड नॉलेज का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल है। ये थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।